छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम पास आ गया है। 3 मार्च से संभवतः परीक्षाएं होने वाली हैं। तो सबसे पहला पेपर रहेगा हिंदी का, आप लोगों का क्लास 10th का हिंदी। इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर और प्रश्न साथ साथ में बोलते जा रही हूँ। बच्चों, ये एक आप लोगों की सुविधा के लिए बना रही हूँ कि जल्दी से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप याद कर लो, लेकिन अच्छे नंबरों के लिए पूरा पढ़ना आप लोगों को ज़रूरी है। और अगर आपके पास समय है तो एक बार पाठ को पूरा पढ़ो, उसके बाद पूरा प्रश्न उत्तर और अभ्यास के प्रश्न जितने भी दिए हैं ग्रामर सभी को रिपीट करो। इससे आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी कारणवश वो समय नहीं पाते पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो मैं उनकी मदद के लिए बना रही हूँ। वैसे सभी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जिन बच्चों को बहुत सारी बाधाएं हैं उनके बावजूद भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये मददगार साबित हो, मैं यही चाहती हूँ। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। तो ये वीडियो मैं अब शुरू करती हूँ। सीजी बोर्ड का 1.1 जो दिया है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर का। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। इस पाठ के अनुसार जैसा कि अलसी जिस खेत में थी, चने के और सरसों को भी उसमें पौधे थे, सरसों के पीले फूल और चने के गुलाबी फूल थे, और बीच बीच में अलसी के पौधे उगे थे जो कि पतली थी, घास की जैसी होती है इसकी प्रकृति, और उसमें नीले फूल लगे थे। तो अलसी के मनोभाव ये कह रहे थे कि इतने मनमोहक फूल हैं कि जो मेरे फूलों को छुए मैं अपने हृदय का उसको दान कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। काले माथे वाली चिड़िया तालाब की सतह पर ऊपर मंडराती रहती है, और जैसे ही कोई मछली सतह पर ऊपर आती है झपट्टा मारकर लेके उड़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है का, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। तो कवि ने इसमें भावार्थ है इसका स्पष्ट किया है भाव कि जब दूर से तालाब का पानी देखता हूँ तो चांदी का एक खंबा सा नजर आता है जो कि आँख को चमकाता है। और दूसरा है, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। सुनसान स्थान पर बैठे हुए हैं वो कवि, और यहाँ पर वन दूर तक फैले हुए हैं, तो सारस का स्वर मानो उस जो शांत वातावरण को चीर रहा है, मानो उनका हृदय चीर दे रहा है इनके आवाज़। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले पार्ट का करेंगे, नर्मदा अमरकंटक वाला पार्ट। तो अगला क्वेश्चन है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। वनवासियों का जीवन ज़्यादातर जंगलों पर ही निर्भर होता है, जड़ी बूटियाँ फल फूल बेच के जो एकत्र होता है पैसा, उसी से उनका जीवन चलता है और सीधे साधे होते हैं। नेक्स्ट है, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। इसको स्पष्ट करना है। तो अमरकंटक में नर्मदा जो है, पहाड़ के सबसे शीर्ष स्थान से नर्मदा प्रवाहित हो रही है, जो सदियों से बह रही है, वहाँ प्रवाहित हो रही है। उनका उद्गम हुआ है, एक तरफ सतपुड़ा और एक तरफ विंध्याचल का पर्वत है, और बीच में है मैकल श्रेणी जहाँ से नर्मदा प्रवाहित हुई है। इसलिए इसे कहा गया है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। नेक्स्ट, सोनमुड़ा, आम्रकूट, मैकल, माई की बगिया, इसको आप लोग पढ़ लेना। जहाँ से सोन नदी प्रवाहित होती है सोनमुड़ा है। आम्रकूट, इन पहाड़ों पे, अमरकंटक के पहाड़ों पे आम के बहुत से पेड़ हैं, बहुत से वृक्ष हैं। किसी समय कालिदास ने इसे आम्रकूट की संज्ञा दी थी। यहाँ पे सरई, आम, बांस के बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, तो इसलिए इसे आम्रकूट कहा गया है। मैकल, एक तरफ सतपुड़ा और एक तरफ विंध्याचल, बीच में मैकल की श्रेणी है जहाँ से नर्मदा प्रवाहित होती है, ये है मैकल की श्रेणी। इसके बाद माई की बगिया, जहाँ से सोन नदी का उद्गम हुआ है, वहाँ पे आम, सरई और गुलबकावली के वृक्ष बने हुए हैं। बचपन में जहाँ पर सोन और नर्मदा खेला करती थी, वहाँ पे माई की बगिया उसे कहा गया है। अब है, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को खुशहाल कैसे बनाती है। तो नर्मदा जहाँ जहाँ से प्रवाहित होती है, आसपास के क्षेत्रों में हरियाली है और काफ़ी घने जंगल हैं, और आसपास के लोग
उन्हीं पर निर्भर है, जंगलों पर, इसलिए नर्मदा नदी लोगों का जीवन खुशहाल बनाती है। नेक्स्ट, बादल को घिरते देखा है, 1.3 का है ये। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? जो सुबह ओस की बूंदें रहती हैं, कमल पे होता है छोटी छोटी बूंदें, जब सूर्योदय होता है तो ये कमल सूर्य से दिखाई देते हैं, इसलिए इसे स्वर्णिम कमल कहा गया है। बादल को घिरते देखा है, प्रकृति चित्रण, पूरा पाठ का चित्रण आपको जितना याद हो उसको लिखिए। फिर चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताया गया है, क्या कहना चाहते हैं? चकवा चकई रात्रि के समय काफ़ी रोते हैं, ऐसा लगता है क्रंदन कर रहे हैं, और रात्रि के समय बिछड़ जाते हैं, इन्हें कहा गया है। और जब भोर होता है, सुबह होता है, तो फिर एक साथ दिखाई देते हैं, तो ये इनके मनोभाव हैं। कविता में भाव स्पष्ट करना है, ये पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं बोल देती हूँ। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मन मन था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का चित्रण किया गया है। बसंत ऋतु था, सुबह की जो हवा होती है, मन मन धीरे धीरे हवा जो बह रही थी, अनिल माने हवा। और बालारुण सूर्य का बाल रूप बालारुण कहा गया है, जो सुबह की किरण होती है, शरीर को बहुत ही अच्छी लगती है, खासकर बसंत ऋतु में या ठंड के मौसम में। तो मृदु मतलब नर्म किरणें थी, अगल बगल सोने के जैसे स्वर्णाभ शिखर, सोने की शिखर मतलब बर्फ़ थी, बर्फ़ की चादर ढकी हुई थी, जब किरणें पड़ रही थी तो वो सोने से दिख रहे थे। नेक्स्ट है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले नीचके ही उन्मादक परिमल, ये आधा है। तो ये दुर्गम सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अपने ही नाभि से उठने वाले जो कस्तूरी मृग हैं, उस गंध को ढूंढते उन्मादक होकर उन बर्फानी घाटियों को पर भटकते हुए मैंने देखा है। अगला, इकाई 2.1 का, मैं मजदूर हूँ। दुनिया में क्या चीज़ नहीं, कौन सी चीज़ नहीं जो मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। इस कथन का ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अपने शब्दों में लिखना है। तो एक मजदूर, आपको पता है कि मजदूर हो चाहे किसी भी तरह का हो, कोई भी कार्य करने वाला मजदूर होता है। तो दुनिया में यहाँ पर इस पार्ट में ज़्यादातर मजदूर, चाहे वो वर्कर एक फैक्ट्री में काम करने वाला हो या एक सड़क का निर्माण करने वाला, भवन निर्माण करने वाला, इसको आप ध्यान में रख के इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं स्वयं। लेकिन फिर मैं छोटा सा आंसर बता देती हूँ कि मजदूर एक सुई से लेके हवाई जहाज़ तक हर चीज़ मजदूर ही बनाता है। तो इसीलिए कहा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जिसे मैंने नहीं बनाया है। तो मजदूरों के द्वारा निर्माण कार्य आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था। एक फैक्ट्री है, मामूली सी चीज़ें हम लेते हैं। फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम चलता है, अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो उसे स्टार्ट करने में बहुत समय लग जाता है। तो काम करने वाला कौन होता है? एक मजदूर होता है। तो मजदूर को कहा गया कि वो कभी थकता नहीं, निरंतर कार्य में लगा होता है, इसलिए कहा गया है कि दिन सोता था रात सोती थी, लेकिन वो जागता रहा। अगर वह रुक जाएगा तो दुनिया ही थम जाएगी। इसके बाद पार्ट से आगे का है प्रश्न, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल या दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया या घायल हो गया तो सबसे पहले उसकी मेडिकल सुविधा दी जानी चाहिए, उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके परिवार को उसकी जगह पर काम दी जाना चाहिए। फिर कश्मीर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या क्या छवियाँ उभर जाती हैं, चर्चा करके लिखिए। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा गया। कश्मीर खूबसूरत वादियाँ, फूलों की घाटियाँ और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। हम अब अगला पार्ट देख रहे हैं, जनतंत्र का जन्म। इसमें है, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है? जब भारत की जनता आज़ादी के कगार पे थी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा रहा था। तो आज नहीं तो कल हमारा देश तो आज़ाद होने ही वाला है, इस अवसर पर कहा गया है। बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा? बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड हल और फावड़े को बनाया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ के किसान और मजदूर अब यहाँ के अंग्रेज़ों को भगा के राज्य संभालेंगे। कवि ने मिट्टी तोड़ने वाले और खेतों में काम करने वाले को देवता क्यों कहा? क्योंकि
इन्हीं से अनाज, खेतों में अनाज उगाता है तो हर किसी का खेत से किसान पेट भरता है। और गिट्टी तोड़ने वाला मतलब निर्माण कार्य करने वाला, तो बिना निर्माण कार्य के देश आगे ही नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसे ही देवता कहा गया है। जनमत का सबसे विराट राजतंत्र जनतंत्र किसे कहा गया है? जगत का सबसे विराट जनतंत्र भारत देश को कहा गया है। इसके बाद ये जो है वाक्य प्रयोग, इसको कर लेंगे आप लोग। इसमें से ज़्यादातर आता है, विलोम शब्द है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला है अपनी अपनी बीमारी। इस पार्ट में टैक्स से संबंधित जो बातें कही गई हैं इसे व्यंग्यात्मक तरीके से कवि ने, लेखक ने उभारा है। तो इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, पार्ट में दिया गया शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है से शुरू हुआ है, अपना तर्क दीजिए। इस पार्ट में बड़ी प्रसन्नता की बात है लेकिन शोक समाचार, तो जो इसका आंसर ये होगा कि जो सक्षम है, देने लायक हैं, टैक्स उन्हीं पे लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स, आयकर टैक्स, ये सब संपन्न लोगों पर ही लगता है, लेकिन वो संपन्न होते हुए भी देना नहीं चाहते। इसलिए इस पाठ में कहा गया है कि बड़ी प्रसन्नता की बात है लेकिन शोक समाचार है ये। अगला प्रश्न है, टैक्स की बीमारी को के रूप में देखने का क्या आशय है? तो टैक्स को बीमारी के रूप में, क्योंकि जिन्हें देना पड़ रहा है वो देना नहीं चाहते हैं, और जो देने के लिए सोचते हैं कि काश हम भी टैक्स दे पाते, उनको टैक्स पटाना ही नहीं होता है। लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है? क्योंकि जो संपन्न होते हैं, पैसे वाले होते हैं, टैक्स उन्हीं को लगाया जाता है, तो इसलिए अगर उनको देने में बीमारी है तो इस बीमारी को लेखक अपनाना चाहते हैं। अब अगला पार्ट है 3.1, माटी वाली है। माटी वाली का देखते हैं हम लोग। माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? चौकोन था और उसका ढक्कन नहीं था, ताकि माटी उसमें भरने में और खाली करने में आसानी हो। घर की मालकिन ने पीतल के गिलास को अभी तक संभाल कर क्यों रखा था? क्योंकि उसके पूर्वजों की निशानी थी और बड़ी ही मेहनत से और एक एक पैसा इकट्ठा करके उसे खरीदे थे, इसलिए वह संभाल के रखी थी। कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे? क्योंकि वहाँ पर बांध निर्माण का कार्य चल रहा था और 2 सुरंगें बंद कर दी गई थी, तो सारे गांव में पानी भर गया था, इसलिए लोग अपने घर को छोड़कर जाने लगे थे। इसके बाद प्रत्यय है और ये है मुहावरे का अर्थ, वाक्य प्रयोग। फिर है पाठ अगला 3.2 कन्यादान। 3.2 का अगला है क्वेश्चन, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा? तो जब घीसा की माँ काम पर जाती थी और वह छोटा था तो उसे एक कोने में सुला दिया करती थी, और जब उसकी नींद खुलती थी तो अपनी माँ के पास वह पेट के बल घिसड़ घिसड़ के चलता था, इससे उसका नाम घीसा पड़ा। अगला क्वेश्चन है, घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था? तो घीसा लगने के पूर्व पेड़ के नीचे साफ सफाई करता था, झाड़ू लगाता था और शीतल पाटी को बिछाता था, और सूखी हुई कलम और दवात को कोटर से निकाल के उसे भी रखता था। घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी और यह भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई? तो पाठ के अंत में गुरु साहिबा को एक तरबूज भेंट किया, जो एक आस्तीन की जो उसके शर्ट किसी ने दी रहती है, उसके बदले में वह लेकर आया रहता उसे तरबूज को। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही याद क्यों रहा? इसलिए याद रहा, पढ़ने आया करते थे किंतु घीसा इस तरह बैठता था और इतना ध्यान मग्न होकर पढ़ता था मानो सारी शिक्षा ही वह ले लेगा, और एक तो वह बिना पिता का था और लोग उससे हटे हुए रहते थे, इसलिए महादेवी वर्मा का जो ध्यान था घीसा पर बहुत ज़्यादा ही था। ये तीसरी यूनिट का लास्ट पार्ट है। कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? तो कौशल में राजा एक दिन के लिए कृषक बनते थे और किसी अच्छी भूमि का चयन करके उस भूमि, जिसकी भी भूमि होती थी, उसमें राजा हल चलाते थे और वर्ष भर के लिए यह खेत राजा का कहा जाता था, लेकिन देखभाल वही करता था जिसका खेत होता था, और उसका 4 गुना मूल्य उसे दे दिया जाता था। अगला प्रश्न है, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा एवं स्वयं बंदी अरुण के पास क्यों जाकर खड़ी हो गई? तो मधुलिका ने इसका साथ दिया था अनजाने में ही अरुण इसको देखा था जब
इसकी ज़मीन पर राजा ने हल चलाया था और इसकी ज़मीन ले ली थी मधुलिका की, तो वह बदला लेना चाहता था और इनके किले पर हमला करना चाहता था। तो अरुण का ही साथ दी रहती है इसलिए, और उससे प्रेम भी करते रहती है, इसलिए अरुण को जब मृत्युदंड दिया गया, प्राण दंड दिया गया, तो वह स्वयं भी प्राण दंड के लिए जा खड़ी हुई। तो 3 यूनिट का एक प्रश्न उत्तर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला और 3 का डालूंगी क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए।